चलो बेटा, क्लास 11 में फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे है केमिस्ट्री का आपका, है ना? यस सर। मेरे को क्लासरूम में साइलेंस नहीं चाहिए पहले की। आपको पता ही है कि आपको जो पूछना है, जो करना है वो आप जरूर पूछो। साइलेंस नहीं चाहिए। डाउट है तो पूछो, जो इच्छा है वो करो। बदमाशी बस नहीं करना है? ओके सर। हाँ। अच्छा, कितने मैथ्स वाले हैं और कितने बायोलॉजी वाले हैं बेटा? अभिषेक तो मैथ्स वाला है। शिवांशी? सर 8 बायोलॉजी वाले हैं। अच्छा, 8 बायोलॉजी वाले हैं। और ये सार्थक पवार जो है पनवार, ये नया स्टूडेंट है? बाकी लोगों के नाम पहचाने। कहाँ से हो बेटा, कौन सी स्कूल से हो? सर माउंट लिटरा जी स्कूल। है? माउंट लिटरा जी स्कूल। अच्छा, कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश मेरठ। अच्छा, यूपी मेरठ से हुआ। ओके। तो चलो, क्लास 11 में फर्स्ट डे है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री से चालू करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या चीज, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि हमको करना क्या है। तीसरा ये कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। चौथा ये कि जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं उसके लिए हमको पूरे साल भर बल्कि 2 साल आगे करना क्या है ना? तो पहला चीज तो चालू करें बेटा, केमिस्ट्री है क्या? तो आप लोग अपने हिसाब से बोलो, क्या है केमिस्ट्री? बोलो, फिर मैं इसका अच्छा डेफिनेशन। हाँ भाई साहब, बोलो क्या है केमिस्ट्री, क्या है? कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे डिफाइन करते हो केमिस्ट्री क्या है? अभिषेक? यस सर। हाँ, क्या है बेटा केमिस्ट्री, बोलो। सर केमिस्ट्री जो एवरीडे जो हमारे सराउंडिंग्स में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं उनके बारे में। अच्छा, ठीक है। मतलब आपका पॉइंट आया स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस। ये पहला आ गया और किससे दिया? अभिषेक ने दिया। ठीक है, मुझे बोल बेटा। Sir, the study of the reactions of nature. ओके, ठीक है। स्टडी ऑफ रिएक्शन। तो अब तीसरा भूमि बताएगी मुझको। उसको रख दे। यस सर, जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट। अच्छा, तो हम ये बोलते हैं स्टडी ऑफ एटम, स्टडी
स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। जी हाँ संगीता, संगीता को आ रही आवाज? Sir, particular study about surrounding us, आसपास के मैटर को लेके जो पढ़ाई होती है सर, आसपास के मैटर्स को लेके जो एटम मॉलिक्यूल्स का होता है। अच्छा, मतलब थर्ड पॉइंट को कवर करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। जानवी? Yes, sir. Chemistry is a study of molecule, atoms, ions, and their properties and the behavior of matter. Atoms, molecules के साथ में ions, properties, ये और behavior। ठीक। चलो, लगभग जो चीजें हम समझते हैं केमिस्ट्री के बारे में वो लगभग चीजें तो आप लोगों ने ऐड कर दी है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली केमिस्ट्री इसमें से कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री इसमें से कुछ भी नहीं है बेटा। केमिस्ट्री सिंपल है, स्टडी ऑफ मैटर। आप जो भी बोला वो सब मैटर है। आपने चाहे सब्सटेंस बोला, एटम बोला, मॉलिक्यूल बोला, आयन बोला, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया। तो एक्चुअली आप किसके बारे में बात कर रहे हो? एक मैटर के बारे में बात कर रहे हो। आप सोडियम क्लोराइड बोलते हो घर का। सोडियम क्लोराइड इज अ केमिकल सब्सटेंस बट बेसिकली इट इज अ मैटर। आप उसकी स्टडी कर रहे हो। तो केमिस्ट्री बेटा सबसे पहली चीज तो ये समझो कि केमिस्ट्री मटेरियल साइंस है। ये क्या है? मटेरियल साइंस। जो भी चीज मेरे आसपास में अवेलेबल है वो मैटर है, जिसको मैं जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जिसका मास है, इवन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। इनकी तो स्टडी कर रहे हैं। आयरन की स्टडी कर रहे हैं, कॉपर की स्टडी कर रहे हैं, कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। ये सब मैटर ही तो है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज ये है हमारे लिए कि केमिस्ट्री इज अ मटेरियल साइंस। मैं जो पढ़ूंगा, मैं जो लिखूंगा वो मेरे को अवेलेबल हो सकता है। अगर मैं यूरेनियम के बारे में पढ़ रहा हूँ तो यूरेनियम अवेलेबल हो जाएगा, कॉस्टली होगा। 1 ग्राम की कीमत जो है वो लाखों में जाएगी, लेकिन यूरेनियम मिलेगा। यूरेनियम के कंपाउंड्स मिलेंगे। मैं गोल्ड की बात करूंगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैटर। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मटेरियल, सो इट इज अ मटेरियल साइंस। मैं इसमें फिजिक्स के जैसा नहीं कर सकता कि एज्यूम करो एक बंदर का पूंछ पकड़ के दूसरा बंदर लटका हुआ है, तीसरा बंदर लटका हुआ है। एज्यूम नहीं कर सकता। चीजें वही है जो मेरे आसपास में है। अब केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ोगे। केमिस्ट्री को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं और पहले के 3 शब्द हटा देते हैं तो देखो क्या बन जाता है। ये बन जाता है मिस्ट्री। मतलब एक सस्पेंस है, रहस्य है, रोमांच है। अगर मेरे को इंटरेस्ट आ गया तो मैं इस रहस्य और रोमांच को सॉल्व भी करूंगा, और अगर नहीं आया इंटरेस्ट तो ये मिस्ट्री हमेशा के मिस्ट्री रह जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि भाई मर्डरर कौन था। केमिस्ट्री एक मिस्ट्री है।
और ये मिस्ट्री कब सॉल्व होती है? जब हम इसको ट्राई करते हैं। तो केमिस्ट्री अपने आप को डिफाइन करता है, केमिस्ट्री मिस्ट्री है और वो सॉल्व तभी होगा जब हम ट्राई करेंगे। तो ये मेरा डेफिनेशन है केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री के लिए हमको ट्राई बहुत करना है, रटना नहीं। कि अगर मैं सोचता हूं कि रट करके मेरा केमिस्ट्री हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। तो केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले हों या बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में किसी ईयर पे केमिस्ट्री डिफिकल्ट आता है, किसी साल में मैथमेटिक्स आता है, किसी साल में बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है या फिजिक्स का हो जाता है। केमिस्ट्री का पेपर को अगर हम कंपेयर करते हैं जब दूसरे सब्जेक्ट से, हमको हमेशा लगेगा कि केमिस्ट्री का पेपर कंपैरेटिवली एवरेज या इजी होता है। दूसरे सब्जेक्ट के पेपर इट में भी डिफिकल्ट हो जाए, लेंथी हो जाए, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर ऑलवेज एवरेज और इजी होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है जो हमको बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो जेईई हो या नीट हो, एक अच्छा स्कोर हमको देता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? भाई बीच बीच में हाँ ना बोल दिया करो। हाँ, क्योंकि ना पता नहीं चलता कि नेटवर्क चल रहा है कि बंद है, इसलिए बीच में हाँ हूँ कर दिया करो। और यस सर बोलने में कुछ ज्यादा जाता नहीं। अरे बोलो यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो बेटा जब हम क्लास 11 में साइंस लिए हैं, चाहे मैथ लिए हो या बायोलॉजी लिए हो, तो कुछ चीजें आपको पता चला है जो हम जानते आए हैं। मैथ एंड बायोलॉजी, मैथ में और बायोलॉजी में सबसे मेन फोकस तो आपका बोर्ड एग्जाम तो होता ही होगा, साथ ही साथ जेईई या फिर कुछ टेस्ट होगा, और बायोलॉजी वाले नीट और इसलिए जाएंगे एमबीबीएस में या फिर जाएंगे बीडीएस में या फिर गुजकेट, इससे आयुर्वेदिक, बीएमएस, होम्योपैथी, बीएचएमएस, बीबीएससी, वेटरनरी, फार्मेसी और नर्सिंग और दूसरे कोर्सेज हैं इंस्टीट्यूट से चले जाते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी भी चले गए, माइक्रोबायोलॉजी भी चले गए। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी और उसके पूरे इंडेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, ये हमको करना ही रहेगा, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन होता है, और यही एनसीईआरटी गुजकेट और जेईई इसमें भी काम आएगा, यही एनसीईआरटी गुजकेट और नीट में भी काम आएगा। तो एनसीईआरटी हमको बिल्कुल नहीं समझना है। अब होता क्या है बेटा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी मेरे को ये बताता है कि मेरे को क्या पढ़ाना है।
है ना, कि मैं क्या पढ़ाऊँ। वो टॉपिक दिया रहता है, उसका छोटा सा 1-2 पैराग्राफ दिया होता है, लेकिन एनसीईआरटी मेरे को ये नहीं बताता कि कितना पढ़ाना है। ये डिफरेंस है बेटा एनसीईआरटी का। इसलिए कुछ रेफरेंस बुक्स आती है, आई होप कि आपने खरीदी होंगी। अगर नहीं खरीदी है बेटा, देखो 2-3 रेफरेंस बुक का नाम लिख रहा हूँ। एबीसी मॉडर्न, दिनेश पब्लिकेशन है और प्रदीप पब्लिकेशन। सबसे जो डिफिकल्ट बुक है बेटा वो प्रदीप है, ठीक है। ये डिफिकल्टी लेवल पे प्रदीप मॉडर्न में लिखा है बुक का नाम। एबीसी मॉडर्न एक अच्छी बुक है, लैंग्वेज अच्छी है, एक्सप्लेनेशन भी है, आपको बोर्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के कंपटीशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। दिनेश भी एक अच्छी बुक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। प्रदीप में भी ये सब मिलेगा, बट उसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट प्रदीप में बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं, जो कई बार एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर का हो जाता है। तो आप में से किसी ने ये रेफरेंस बुक कोई सा खरीदा हुआ है बेटा? नो सर, नहीं खरीदा है ना। तो देखो, अगर जिनको जेई वगैरह में कुछ अच्छे स्कोर करने हैं और एक अच्छा रेफरेंस पढ़ना है, तो बेटा वो प्रदीप की बुक रिफर करो, ठीक है। नीट वाले दिनेश या फिर एबीसी मॉडर्न, प्रदीप को रिफर नहीं करेंगे बेटा, नीट वाले ध्यान रखना। प्रदीप अगर रिफर करना है, ओके सर। के जो स्टूडेंट होंगे वो प्रदीप को रिफर करेंगे, और जो नीट के होंगे वो इन दोनों में से कोई भी बुक को रिफर करेंगे। ओके सर। हाँ, दोनों एग्जाम्स के नीड अलग अलग है, रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। और ये बुक आपको 12th बोर्ड में भी अच्छे से काम देगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, इंडेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन सब दिया होता है। आपको अलग से भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, ना गूगल सर्च करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अभी आप लोग टोटल मिला के 12 स्टूडेंट आपने अभी अटेंड कर रहे हो, तो क्या ये सभी 12 स्टूडेंट जेई या नीट के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? सर हैं। सर है। यस सर। सभी स्टूडेंट हैं? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। तो ठीक है बेटा। इसके अलावा एक जो सपोर्टिंग बुक है ना, जो सपोर्ट बुक होती है खासतौर से ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, इन सब में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे। इसके अलावा तो केवल एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप। ये प्योरली जेई मेन, नॉट फॉर एडवांस, एंड नीट के लिए काफी यूजफुल बुक होती है। जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो उससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिल जाते हैं। तो एक रेफरेंस बुक हो गई और ये ऑब्जेक्टिव की बुक हो गई, इसको आप जरूर ले लें। साथ ही साथ जो मॉड्यूल्स, जो क्वेश्चन, जो डीपीटी यहाँ पर मिलेंगी, उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उसका डिस्कशन करना है। अब ये डिस्कशन जब आपका कॉम्पिटिशन की क्लास होगी तो उसमें होगा,
और जो हमारा रेगुलर क्लासेस चलेगी बोर्ड की, उसमें बोर्ड के क्वेश्चंस का आप डिस्कशन करो, कोई मैटर नहीं। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी की बुक सभी ने ले ली है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। अब आप लोग मेरे को कुछ पूछना चाहते हो? आप लोग का कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो केमिस्ट्री से रिलेटेड। सर सर वो रेफरेंस बुक वाली लिस्ट है ना, उसमें एमटीजी की बुक भी लिखी है, तो वो लेनी है हमें? बेटा, एमटीजी की जो बुक होती है वो रेफरेंस बुक नहीं होती है, वो कंपटीशन के लिए होती है। और एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स जो होता है ना बेटा, वो एमटीजी पब्लिकेशन का भी आता है, अरिहंत का भी आता है। अगर आपका एमटीजी का लिखा हुआ है तो एमटीजी का ले लो। ये जो आपका एमटीजी लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये यहाँ से ये इसका आता है, अरिहंत का आता है, और यही जो है दिशा पब्लिकेशन का भी आता है। तो ये बुक बहुत सारे पब्लिकेशन से आता है। आप एमटीजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। है ना? हमारा जो एमटीजी का जो बुक है बेटा, वो बोर्ड के लिए नहीं आता। ये जो मैंने आपको लिखा, ये बोर्ड में काम आता है। ठीक है, ये सभी बुक बोर्ड में भी काम आता है, और जेईई में तो काम आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के चीजों को ये ज्यादा इलॉबरेट, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बुक लिखता है। जैसे आपका पार्ट 1 जो बुक है वो 250 पेज का है बेटा, जबकि इन बुक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कम से कम 1000 पेज का होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से कवर करते हैं रेफरेंस बुक में, तो आप उसको जरूर यूज करें। हाँ बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अब देखो बेटा, जब आप बोर्ड एग्जाम में आओगे तो बोर्ड एग्जाम का नेचर अलग रहेगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए आओगे तो उसका नेचर अलग होता है ना? दोनों का नेचर सेम नहीं है। टॉपिक सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है, बहुत सारी चीजें सेम है, बट नेचर अलग हो जाता है। जैसे कि बोर्ड में आप जान रहे हो कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्कर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बाकी जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव रहेगा बेटा। 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके बोर्ड में। जबकि जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा तो उसमें 4 मार्कर के क्वेश्चन होंगे। जेईई वालों के लिए 25 क्वेश्चन होते हैं बेटा। जेईई मेंस में
25 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी 4 मार्कर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एंड 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, या इसी को हम बोल देते हैं न्यूमेरिक क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब इसमें से जो भी आंसर आएगा वो नंबर्स में आएंगे, ना कि वर्ड्स में आएंगे। सेकेंड चीज, ये जो मेंस है ये ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। इस सेशन में तो 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, लेकिन रेगुलर जो आपका अगर चालू होता है आपके स्वर पहुंचने पर, तो इसके टोटल 2 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, इसके 2 अटेम्प्ट होते हैं टोटल, और बेस्ट ऑफ 1 आउट ऑफ 2 का स्कोर आपको लिया जाता है। मेंस को क्लियर करने के लिए कम से कम 85 to 90 परसेंटाइल बहुत जरूरी होता है। अगर ये परसेंटाइल आ रहा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एडवांस। बट यहां पर भी एक कंडीशन है ना, कंडीशन है भाई, देखो स्टार बता। अब ये स्टार क्या बोलता है, 75% इन बोर्ड और टॉप 20% का स्टूडेंट। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना है बेटा एडवांस के लिए। अगर आपको किस में जाना है, आईआईटी में, ठीक है। अगर आप मेंस क्लियर नहीं करते तो एडवांस नहीं दे सकते। मेंस आपने क्लियर कर लिया बट लेस देन 75% है, तब भी आप एडवांस नहीं दे सकते। अभी पिछले 2 साल से ये कंडीशन अभी हटाया हुआ है बेटा कोविड के कारण। देखिए ये कंडीशन हमेशा से चला आ रहा है कि 75% क्लास 12 में तो चाहिए ही चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है, और बेस क्लियर होना चाहिए। अब एडवांस के लिए कोई भी प्रॉपर पैटर्न नहीं होता था, हर साल पैटर्न चेंज होता है। एडवांस में एवरी ईयर टोटल मार्क्स एंड पैटर्न दोनों ही चेंज हो जाते हैं। कभी निगेटिव मार्किंग होता है किसी पोर्शन में, कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं उनके भी टाइप अलग अलग होते हैं। एमसीक्यू टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, यानी कि मोर देन 1 करेक्ट आंसर, इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। फिर मैट्रिक्स टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यहाँ पर पैटर्न बहुत अलग हो जाता है बेटा एडवांस। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एडवांस ये भी 3 आवर्स का पेपर है, मेंस भी 3 आवर्स का पेपर है, 180 मिनट, ओनली 75 क्वेश्चन। तो हमारा जो जेई होता है, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो, ये हमेशा एक्यूरेसी टेस्ट है। मैं कितना एक्यूरेट हूं अबाउट माई सब्जेक्ट, है ना। तो ये क्या है, एक्यूरेसी टेस्ट है, एक्यूरेसी टेस्ट है बेटा। ये आपसे स्पीड नहीं मांगता कि आप पूरा स्पीड से बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप आराम से बनाओ लेकिन एक्यूरेट बनाओ। तो यही एग्जाम हमारा एक्यूरेसी टेस्ट है, ना कि स्पीड टेस्ट है। और जरा सोचो कि किसी भी चीज में एक्यूरेसी कब होती है, हम किसी भी चीज में एक्यूरेट कब होते हैं,
बोलो आप लोगों का क्या आंसर है? सर जब प्रैक्टिस ठीक से की होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मोर प्रैक्टिस, है ना। याद है हम क्रिकेट में सौरव गांगुली की बात करते हैं, ही इज द गॉड ऑफ ऑफ साइड। उसका ऑफ साइड का शॉट एकदम एक्यूरेट, अगर उसको उस पोजीशन पे बॉल मिल गई, उस स्पॉट पे बॉल मिल गई, तो फिर कोई भी फील्डर खड़ा हो वो फोर जाता है, बाउंड्री जाती है। वाई? क्योंकि उसने उसी एक शॉट में बहुत सारा काम किया, जबकि बाउंसर में वो आउट होता था। तेंदुलकर जितना उसका जो स्ट्रेट ड्राइव है, कवर ड्राइव है, एक्यूरेट, और कवर ड्राइव में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी थी? राहुल द्रविड़ की। तो क्वेश्चन मैं 400 बनाऊं ये इंपॉर्टेंट तो है, बट एक क्वेश्चन को कम से कम 2, 3, 4 टाइम भी प्रैक्टिस करूं। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और मैं क्वेश्चन बना रहा हूं और एक ही क्वेश्चन को मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम कर रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन पे मेरी एक्यूरेसी आएगी कि नहीं आएगी? सही आंसर दो। आएगी सर। हाँ, अब ये तो मैंने बात की जेई का, और इसमें हमारा जो कंक्लूजन निकला है वो ये है कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी एंड मोर कॉन्सेप्ट, मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर जेई मेंस एंड एडवांस बोर्ड। क्या ये किससे अलग होगा? बोलो बायोलॉजी वाले बच्चे। हो सकता है कि आपने ये सब चीजें पहले से सुनी हुई है ना, आपके काउंसलिंग सेशन हुए होंगे, आपके साथ में डिस्कशन हुआ होगा, तो आप ये सब चीज पहले भी जानते होंगे। जानते हैं नहीं जानते हैं? तो जानते हैं। यस सर। हैं? जानते हो ना, तो नीट के बारे में बताओ, कैसा है नीट, कौन सा टाइप का टेस्ट करता है? सर नीट में सर 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 3 इयर्स के अंदर। 180 क्वेश्चन, 180 सर केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस। ओके, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी 45 और बायो के 9। 45 क्वेश्चन फिजिक्स, सर 45 क्वेश्चन सर जूलॉजी और 45 बॉटनी। 45 क्वेश्चन जूलॉजी। वेरी गुड, ये तो आप जानते हो। अब ये टेस्ट किस टाइप का है बेटा? इट इज एक्यूरेसी एंड स्पीड टेस्ट बोथ। यहां पर आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। अब फिजिक्स है, 45 क्वेश्चन में से मान लो 20 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, तो एक न्यूमेरिकल क्या 1 मिनट में बन जाता है? नो सर, नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए बेटा। और यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए? टोटल मार्क्स कितने हो गए? 720। यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए? 55 में 180 मार्क्स हुआ कि नहीं हुआ? 185 180 मार्क्स। यस सर। 125 अबाउट मान लो 125 मार्क्स को किसी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे को 150 मार्क्स कम से कम चाहिए और यहाँ पर भी 150 मार्क्स कम से कम मिनिमम।
तब ये याद रखते होता है उनका 550 मार्क्स। और इस 550 मार्क्स में ही आपका क्या है, एमबीबीएस। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन टॉप कॉलेज में नहीं आएगा। एमबीबीएस तो आ जाएगा बट टॉप कॉलेज में नहीं आएगा बेटा। जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज हो गया, जामनगर का कॉलेज हो गया, यहाँ के कॉलेज में नहीं आएगा, किसी और डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर टॉप कॉलेजेस में सेमी मैनेजमेंट कोटा में आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि गेट वाले जो बच्चे हैं उनको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है और उसकी प्रैक्टिस करनी ही है। और प्रैक्टिस जेई वालों से ज्यादा करनी है। एक एक चैप्टर में कम से कम 500 क्वेश्चन मिनिमम क्या आपको करने पड़ेंगे, फिर चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मैटर नहीं करता। और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रेफरेंस बुक, फिंगर टिप्स, डीपीपी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, इन सब को लेना पड़ेगा, इन सब से करना पड़ेगा। और एक एक क्वेश्चन 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको लगाने पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो केवल खाने नहाने का समय है, घूमने फिरने और मजा मस्ती करने का समय खत्म। बोलो, आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. केमिस्ट्री में जब हम बात करेंगे सर, तो केमिस्ट्री में आपके टोटल 3 नोटबुक बनेगी। केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, आपके एनसीईआरटी बुक का पार्ट 1। ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा, जिसके जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक। चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 ये फिजिकल केमिस्ट्री है। सेकेंड है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आएगा, चैप्टर नंबर 8, 9 and 10, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। और थर्ड पार्ट होगा बेटा इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी पार्ट 2 में रहेगा। और इसमें रहेंगे चैप्टर 11, 12 एंड 13। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जनरल केमिस्ट्री कहलाती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है बेटा, है। तो ये इतने चैप्टर प्लस ये आपके उसमें आ जाएंगे। तो यही कैटेगरी में हम 3 नोटबुक बनाएंगे। First one is for physical chemistry, second one is for inorganic chemistry, and third one is for organic chemistry. ये 3 नोटबुक बनेगी और एक एक पार्ट के लिए आपने नोट्स लिखने हैं, क्वेश्चन करना है एंड एमसीक्यू करने हैं, सभी पोर्शन में। सर तो हम लोग जो जिसमें हम नोट्स बनाएंगे अपने अपने, तो सर क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी सर उसी में लिखेंगे या डिफरेंट बुक में? देखो बेटा, एमसीक्यू को तो ऐसा होता है कि
अगर हम एमसीक्यू लिखेंगे, उसका ऑप्शन लिखेंगे तो हमारा समय बहुत जाता है ना। आपने क्या करना है कि आप नोटबुक तो बनाओगे एमसीक्यू के लिए, आपने एक नोटबुक बनाया और एग्जांपल के तौर पर आपने मान लो फिंगर टिप से आप कर रहे हो क्वेश्चन, तो उस पेज में आपने लिखा चैप्टर 1, आपने लिखा बुक, फिंगर टिप, आपने लिखा पेज नंबर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, मान लो उसका ऑप्शन आप ए निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पर कुछ ये लिखेंगे कि हिंट क्या है, आपने किस हिंट से इस क्वेश्चन को बनाया। आपको वो क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसके ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, आपको उसका आंसर लिखना है विथ हिंट। अगर वो करेक्ट होता है, आपका हिंट करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो वो रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसका डिस्कशन आप मेरे से करो और फिर उसको क्या करोगे, उसको सुधार करोगे बेटा कि एक्चुअली में हमको क्या सोचना चाहिए था और हमने क्या सोचा। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। हाँ, बाकी जो नोट्स हैं और एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज, इसको तो आपको लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, तब वो हमारी प्रैक्टिस होगी सब्जेक्टिव लिखने की। ओके सर। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ बेटा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई कि केमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। और मेरे को आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा मेरी क्लासरूम में। मान लो मेरी आवाज नहीं आ रही है, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी बात समझ में नहीं आई, मेरा कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से जरूर पूछोगे। ओके सर। ठीक है, तो कल अब हम इसको चालू करेंगे बेटा अपना केमिस्ट्री। एक्चुअली में अब हम कल से चालू करेंगे। आज तो मेरा पहला दिन था इस सेशन में आपका 11th में, और कल है हमारा 10 से 10:50 है बेटा, है ना क्लास, तो हम उससे बात करेंगे। ठीक है, बाकी खूब मेहनत करो बेटा। ओके सर। प्रैक्टिस करो, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। अगर आपने जेईई नीट नहीं करना है तब भी अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड के लिए सही या गुजकेट के लिए सही, लेकिन तैयारी अच्छे से। और शुरुआत में क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग में तो हम काफी मोटिवेटेड रहते हैं, स्टार्टिंग में खूब दौड़ते हैं और काफी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है मेरे को आप लोग हमेशा ढीले पड़ते हुए दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर मैं दौड़ना तेजी से शुरू किया लेकिन बीच में रुक गया तो फिर आखिरी में और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है बेटा। तो डेली का काम डेली, कम से कम 3 to 4 आवर्स डेली फॉर केमिस्ट्री। अभी तो स्टार्टिंग थोड़ी सी बोरिंग होती है बेटा केमिस्ट्री का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम 8th में 9th में पढ़ते चले आए हैं, हमको उसको फिर से पढ़ना रहता है। तो स्टार्टिंग का पॉइंट्स आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही हम मूल कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे हमारा केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंचते तक तो डिफिकल्ट प्लस इंटरेस्टिंग दोनों हो जाता है। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से मेहनत करो बेटा। और किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। ओके सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलो बेटा कल मिलते हैं, तैयारी से आना। 1 मिनट रुकना है, मैं अटेंडेंस ले लूँ। हाँ 1 मिनट रुको, अटेंडेंस लेने।
ठीक है बेटा, आप लीव कर जाओ। बाय सर।